कृष्णपाल 10 लाख पार से जीतने के नारे के साथ चुनावी मैदान में मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। योगा वेलफेयर क्लब द्वारा सेक्टर 14 के योगा पार्क में क्लब के प्रधान संजय गुप्ता द्वारा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2 बार के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को लगातार तीसरी बार जिताकर हैट्रिक बनाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में हरियाणा की एकमात्र शिक्षा मंत्री सीमा तिरका और स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। योगा वेलफेयर क्लब के प्रधान संजय गुप्ता द्वारा आयोजित इस मीटिंग में कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में जो भाई संजय गुप्ता द्वारा आयोजित किया गया है, हमारे बीच उपस्थित हमारी हरियाणा की मंत्री बड़कल की लोकप्रिय विधायक छोटी बहन सीमा तिरका जी, हमारे फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय जगत रामपाल जी, हमारे फरीदाबाद के निवर्तमान डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग जी, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष वर्मा जी, चक्रवर्ती जी और आए हुए सभी आदरणीय भाई और बहनों। देखिए, आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको देश के, प्रदेश के, दुनिया के सारे हालात से आप वाकिफ हैं। मैं माफी चाहूंगा कि मुझे जल्दी जाना, पहले मैंने 7 बजे का कार्यक्रम किया था, मैं 7 बजे से ही पहुंचा, आपको 7:30 बजे था। उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इन 10 सालों में देश में जो भी परिवर्तन आया है, क्या दुनिया का नजरिया भारत के प्रति को बदला है, उसको आप हर देशवासी महसूस करते हैं। सिर्फ इतना देखना है कि 2014 से पहले देश में जो निराशा का भाव लग गया था, उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन देश में जो नाउम्मीद का वातावरण पैदा हो गया था, एक अनिर्णायक सरकार देश में चल रही थी, जो फैसले लेने में मैं समझता हूं देर करती थी, और उस समय एक बहुत तेजी से जनता में भी फैला था कि फाइलें अटकी और लटकी रहती थी सालों साल, ना एनवायरमेंट की क्लियरेंस होती थी, ना फॉरेस्ट की क्लियरेंस। इसलिए सारे प्रोजेक्ट एनपीए हो गए थे। मैं उस विस्तार में, और जयंती नटराजन टैक्स तो बहुत तेज में मंजूर हुआ था कि फाइलें निकलती नहीं थी जब तक उसकी पेमेंट नहीं होती थी। तो ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देश में आगे किया कि अगर हमको मौका मिला तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। देश को एक ऑप्शन दिया, तो लोगों को उम्मीद जगी, क्योंकि गुजरात में लोगों ने उनका कामकाज देखा था। यानी कि पहला चुनाव उम्मीद का चुनाव था। लोगों को उम्मीद बंधी कि एक अच्छा आदमी बीजेपी ने लोगों के लिए सामने रखा है, तो देश में कुछ अच्छा होगा। इस उम्मीद को लेकर लोगों ने वोट डाला और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। बीजेपी का पहली बार आजादी के बाद पूर्ण बहुमत देश के लोगों ने दिया। यानी कि उम्मीद का चुनाव, उसको हम कह सकते हैं, तो मोदी जी कहते हैं। दूसरा चुनाव कि लोगों ने उम्मीद से बनाया, तो उन उम्मीदों पर मोदी सरकार खरी उतरी, यानी कि लोगों का विश्वास जीता। तो दूसरा चुनाव विश्वास का चुनाव था, और आज तीसरा चुनाव जिसके लिए मोदी जी ने कहा है ये मेरी गारंटी का चुनाव है। मोदी जो गारंटी देश के लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि 2 चीजों पर वो खरे उतरे, तो मोदी की गारंटी पर भी देश के लोगों को भरोसा है। तो ये तीसरा चुनाव मोदी की गारंटी का चुनाव। दूसरी बात मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि देश 11वें नंबर से 5वें नंबर, आपको सबको मालूम है, और ये भी मालूम है कि दुनिया के अर्थशास्त्री के अगर आर्टिकल पढ़े और जो अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली संस्थाएं, उनके अगर बयान पढ़े, चाहे वो IMF है, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, सबका ये कहना है कि अगर भारत की आर्थिक रफ्तार ये रही तो 2028 में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनेगा।
ये सब आप जानते हैं, मैं विस्तार से नहीं जा रहा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए जनसंघ से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी के कुछ वैचारिक संकल्प थे कि अगर हम आएंगे तो अपने वैचारिक संकल्पों को पूरा करेंगे। पहला वैचारिक संकल्प था कि हम आएंगे तो कश्मीर से धारा 370 समाप्त करेंगे। दूसरे टर्म में वो अपना वैचारिक संकल्प मोदी जी की सरकार ने पूरा किया, कश्मीर से 370 समाप्त किए। दूसरा वैचारिक संकल्प था सीए, नागरिक संहिता संशोधन विधेयक, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए हिंदू जो भारत में आ गए थे उनको भारत की नागरिकता देनी, वो वैचारिक संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। तीसरा वैचारिक संकल्प था हम आएंगे तो राम मंदिर बनने के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और बड़ी शांति से राम मंदिर भी बना और रामलला विराजमान हुए। अभी चौथा वैचारिक संकल्प और बचा है भारतीय जनता पार्टी का, वो है यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड। और हमारा जो अभी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का आया है उसमें मोदी जी ने ये गारंटी दी है कि कुछ राज्यों ने को काम शुरू कर दिया है कि तीसरे टर्म में हम जो यूनिवर्सल सिविल कोड है, एक देश एक कानून समान नागरिक संहिता, उसको हम तीसरे टर्म में देश में लागू करेंगे। और ये भरोसा मोदी जी पर है कि जो कहते हैं वो करते हैं। तो मतलब हमने अपने वैचारिक संकल्प भी पूरे किए हैं, देश को आर्थिक तौर पर भी आगे बढ़ाया है। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहूं कि एयरपोर्ट डबल हो गए, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण दूसरा हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन तीसरा हो गया, हाईवे 36 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से बन रहे हैं, 1300 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलप किया जा रहा है, 1500 रेलवे फाटकों को समाप्त किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, MBBS, MD, ग्रामीण सड़कें सब सुगनी बनी। तो मेरा कहने का मतलब है इन 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है और देश के जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है उसको भी मजबूत करने का काम मोदी जी की सरकार। अयोध्या नहीं, आप काशी का कॉरिडोर देखिए, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन का महाकाल को देखिए, हर धार्मिक स्थल को बिल्कुल जीर्णोद्धार किया जा रहा है और सबको राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। तो देखिए दशकों के बाद देश को एक दुनिया में आज मोदी जी का लोकप्रियता में कोई मुकाबला नहीं है। तो हमें विस्तार से सारी बातें नहीं क्योंकि मुझे जाना है, लेकिन दो बातें कहकर अपनी बात को समझूंगा। नरेंद्र मोदी आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मेरे कहने से नहीं है। जो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है जो हर साल दुनिया के नेताओं का लोकप्रियता का सर्वेक्षण करती है, ये उसका 3 साल से उसका सर्वे कहता है कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता आज रक्षा के क्षेत्र में देखिए, आज भारत किस तेजस जैसे विमान आज भारत में बनने लगे। आज मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी पहली खेप दुनिया को कल ही एक्सपोर्ट हुई है, वो हमने बनाई है और दुनिया को हम बेच रहे हैं। मतलब हर क्षेत्र में। और देखिए ये पहली बार है कभी अमेरिका, फ्रांस और रशिया जैसे देश कभी अपनी टेक्नोलॉजी किसी देश के साथ साझा नहीं करते थे। पहली बार वो देश भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए तैयार हुए हैं। उनके सहयोग से टेक्नोलॉजी आएगी, जेट भी भारत में बनेंगे, ड्रोन भी भारत में बनेंगे, ये सब चीज भारत में बनेगी। मतलब एक तेजी से बढ़ता भारत। तो मेरा इतना ही कहना है कि दशकों के बाद देश को एक दिशा देने वाला, आगे बढ़ाने वाला नेतृत्व मोदी जी के रूप में मिला है। तो सवाल एक स्थिर सरकार देना है या अस्थिर सरकार देना है। अस्थिर सरकार हमने कितने सालों देखिए, 47 सरकार हो,
मतलब 40 साल बाद देश में पहली बार एक दल की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में। और उस सरकार के आपने परिणाम देखे, निर्णयों में तेजी देखी, कामों में गति देखी, निर्णय भी तेजी से, काम भी तेजी से। तो एक स्थिर सरकार के, स्टेबल सरकार के देश को बहुत फायदा होते हैं। वरना तो देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होते हुए भी 11वें नंबर से 10 साल में 11वें नंबर पर ही रहा, और जिसको चाय वाला कहते थे, उस चाय वाले ने देश को आर्थिक ताकत के तौर पर 11वें से 5वें नंबर पर अब तीसरे पर ले जाने की उसकी तैयारी है। यानी कि अस्थिर सरकार में कितना भी हो, प्रधानमंत्री तय हो, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वह राष्ट्र उनका नजरिया नहीं होता, उनका परिवार, उनका पार्टी उनका नजरिया होती है, और देश पीछे छूट जाता है। इसलिए सवाल देश का, सवाल कृष्ण पाल का, नरेंद्र मोदी का नहीं, सवाल देश का है कि दशकों के बाद देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटी है। और देखिए सबसे बड़ी बात, सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, संकट में हर भारतीय के लिए रक्षा कवच बन जाए। एक परिवार का मुखिया होता है ना, बेटा चिंता की जरूरत नहीं है, ऐसी आज मोदी है। आप देखेंगे जब भी कोई भारतीय दुनिया के देशों में संकट में फंसा है, तो मोदी ने कहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, मोदी है ना। आप खाड़ी के देशों के युद्ध को देख लो, आप यूक्रेन रसिया के युद्ध को, छात्र जो फंसे उनको देख लो, अभी ताजा सूडान में देख लो, जब जो भी कोरोना में कितने करोड़ों लोग दुनिया के देशों में फंस गए, सबको सुरक्षित भाव से भारत लेके आए। और अभी आपने देखा होगा, अपना मुस्लिम कंट्री में 7 को फांसी की सजा हो गई थी, उनकी फांसी की सजा को माफ करवाना। अभी 17 इजराइल के जमानत में तो कब्जा कर लिया, भारतीय फंस गए, उनको वापस लाने की बात। तो सबको सुरक्षा के साथ वापस लाना। और देखिए अयोध्या में तो मंदिर बना है, मुस्लिम कंट्री आबू धाबी में मंदिर बनवा देना एक कोई छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। मतलब मोदी की लोकप्रियता आज पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अब हमने तो किताबों में पढ़ा देखा नहीं, एक नरेंद्र हुए थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था, और उसके बाद इस देश को एक और नरेंद्र मिला है, नरेंद्र मोदी, जो उस नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के श्रेष्ठ भारत के सपने को दिन रात मेहनत कर साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आइए श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए हम सब मिलकर मोदी जी को तीसरी बार देश की बात को सौंपे, और उसमें देश ही आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है देश के लोगों ने तो मन बना ही लिया कि मोदी जी को तीसरी बार लाना है। मैं अभी लास्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, तो पीएम साहब बता रहे थे कि मुझे अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के निमंत्रण दुनिया के देशों से आ रहे, यानी कि दुनिया के देशों में भी ये विश्वास है उनको भी कि तीसरी बार मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ये भरोसा है। तो इसलिए देखिए, जैसा सीमा जी ने कहा, नरेंद्र ने कहा, मुझे पता है कि यहाँ का वोट डलेगा तो बीजेपी को ही जाएगा, और वो बीजेपी को क्या, देश के लिए, क्योंकि आप देश की सोच रखने वाले वोट, और आप 5 साल देश की चिंता में बिल्कुल दिन रात लगे रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और चिंता से मुक्ति का दिन एक आता है। बाकी 5 साल हम कितनी भी चिंता करें, जिस दिन मुक्ति का समय आता है चिंता से, वो दिन है वोट का दिन। इसलिए वो दिन बहुत कीमती है हमारे लिए। और जब मोदी एक दिन का विश्राम किए बगैर 23 सालों में दिन रात 18 घंटे देश के लिए काम कर रहे, 19 घंटे, क्या तो हम देश के लिए एक दिन नहीं दे सकते क्या? तो मुझे उम्मीद है कि आपका इस बार वोट परसेंटेज पहले भी अच्छा था, इस बार और बढ़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है पहले लोकसभा में बहुत कम वोटिंग होता था, विधानसभा में थोड़ा ज्यादा होता था, नगर निगम में ज्यादा, अब उल्टा हो गया। अब नगर निगम में कम होता है, सबसे कम होता है, एमएलए में उससे कम होता है, और लोकसभा में लोग ज्यादा वोट डालते हैं, क्योंकि देश की चिंता करने वाले अब वास्तव में ही देश में ज्यादा लोग हो गए। तो इसलिए देश के लिए आप 25 मई का दिन हरियाणा में है, और मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं अब सारे काम, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी आपको 1 साल बाद
देश के किसी भी हिस्से से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की तुलना कर लेना। आप फरीदाबाद के किसी भी कोने से आपको 4 हाईवे हम कनेक्ट कर रहे हैं और 5वां 6वां दूसरा यूपी से कनेक्ट कर रहे हैं। आप एक किसी भी हाईवे पे जाना, आप देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि कनेक्टिविटी में फरीदाबाद सबसे बेहतर शहर, क्योंकि सब कंप्लीट हो जाएंगे 1 साल बाद, तो ये सबसे बेहतर होगा। बाकी जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं और मोदी जी के रहते डेवलपमेंट की तो चिंता आपने करनी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे और तीसरी बार देश को ताकतवर बनाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद देंगे। मुझे तो आपका बहुत लंबा समय हो गया, तो इसलिए आपका आशीर्वाद मिलेगा ऐसा मुझे विश्वास है। आप सबका, भाई संजय जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अर्ली मॉर्निंग आप सबसे मुलाकात का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की